देखो पेज नंबर 55 पे क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट। देव मेरे को ऐसा रखना पड़ेगा, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। X is a foreign citizen not being a person of Indian origin, वो इंडियन ओरिजिन भी नहीं है, फॉरेन सिटीजन है। Since 1994 he visit India every year in a month of October for 135 days. 135 डेज के लिए इंडिया आ रहा है। डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। एवरी ईयर 135 डेज है। 7 साल में कितने दिन होते हैं? 135 इंटू 7 कीजिए, 730 से ज्यादा हो रहा है। यस, इट मीन्स देखिए बेसिक कंडीशन है 60 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर है। 4 साल में 365 भी हो रहा है। रेसिडेंट है तो आगे आपको देखना पड़ेगा ऑर्डिनरी के लिए 10 में से 2 इयर्स रेसिडेंट होना चाहिए। 10 इयर्स सब में रेसिडेंसी ही है। 7 इयर्स में 730 दिन होना चाहिए है। इट मीन्स रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सी इज ए राइट आंसर। मगर ये किसको पता चलेगा? रेसिडेंशियल स्टेटस का सब लेक्चर आपने देखा है ना? यदि नहीं देखा है तो अभी देख लीजिए, आपके पास टाइम है। उत्तरायण का 4 दिन का टाइम है। बाद में नेक्स्ट वीक में मंडे से भी मैं स्टार्ट करूंगा, तब एक ही दिन आपको ये सब एक्सप्लेन कर दूंगा वापस। 4 दिन की तो छुट्टी है आपको। 4 दिन है ना छुट्टी। आ जाना है, कल आना है। बाद में वेडनेसडे भी है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन की छुट्टी। मंडे से वापस आपका रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम के टाइम पे हम एडजस्ट कर लेंगे, जब भी एग्जाम होगी तब एडजस्ट कर लेंगे। 1 आवर आगे पीछे एडजस्ट करेंगे कुछ। और एग्जाम में यहाँ बैठ के एग्जाम देगी तो भी तेरे को क्या फर्क पड़ने वाला है? क्यों? ज्यादा मार्क्स आएगा तो अच्छा। जो लोग को यहाँ पे आके एग्जाम देनी है वो दे सकते हैं, मगर कॉर्नर में आराम से बैठने का जगह अलग अलग। ये सब वीडियो में भी पीछे तो देखना नहीं चाहिए। चलो रेडी। सेकंड क्वेश्चन। X was born in Delhi in 1990. Later on he migrated to USA in June 2014. जून 2014 में USA माइग्रेट हो गया है। नेक्स्ट वन आगे है। And took the citizenship of that country with the effect from November 20, 2015. His parents was born in Bangladesh in 1965, but grandparents were born in India in 1943. It means he is Indian origin. Indian origin है। He comes to India during previous year 1920 for visit of 162 days. Just minute यहाँ पे देखिए 182 होना चाहिए विजिट पे। यदि इंडिया आ रहा है, इंडियन सिटीजन है या तो इंडियन ओरिजिन है, इंडिया से बाहर रह रहा है, इंडिया विजिट पे आता है, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा 182 डेज। डिटरमाइन इज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। मेरे को दिखाई दे रहा है नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। सबको दिखाई देता है? इंडियन ओरिजिन के लिए कंडीशन कौन सी है? 182 डेज शुड बी प्रेजेंट इन इंडिया एटलीस्ट। फर्स्ट कंडीशन में भी 182, सेकंड में भी 60 की जगह पे 182 डेज इंडिया में होना चाहिए। मगर ये तब पता चलेगा जब आपने प्रीवियस सब लेक्चर देखे हैं तब। मिस प्रांजल है। मिस प्रांजल इज ए पार्टनर ऑफ एबीसी एसोसिएट एन अकाउंटिंग फर्म। फाइल रिटर्न ऑफ द फर्म इन द केस ऑफ मिस प्रांजल विल बी dash under income tax at 1961 as a represent a direct। एक में किया है मिस्टर पार्टनर ऑफ एबीसी एसोसिएट। पार्टनर है, इट मींस ही इज डायरेक्टर एंड रिप्रेजेंटेटिव एसएससी भी है। ए एंड बी बोथ। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन। सॉरी, पार्टनरशिप में डायरेक्टर कहाँ पे होगा? इट मीन्स बी इज ए राइट आंसर। रिप्रेजेंटेटिव, यदि कंपनी होती तो हो क्या होता? डायरेक्टर होता। ये पार्टनर है पार्टनरशिप एसोसिएट में। इट मीन्स बी इज ए राइट आंसर। ही इज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म।
Next one, fourth question. Mr. P is manager of XYZ Limited. Company has provided him with rent-free unfurnished accommodation in Mumbai. Basic salary 6,000 per month, dearness allowance 2,000 per month, 30% off for the retirement benefit, bonus rupees 1,500 per month. Calculate taxable value of perquisite for the assessment year 2021. कहाँ पे है हाउस? बॉम्बे में. बॉम्बे मीन्स 15% ऑफ सैलरी. मालूम है ना आपको? देखिए कौन सा एग्जाम्पल है आपका 4. कैलकुलेशन ऑफ सैलरी. बोलिए बेसिक कितनी है? 6,000 यानी कि 6,000 इंटू 12 72. डीए जितना फॉर्मिंग पार्ट है उतना आपको लिखना है. मेरे को दिखाई दे रहा है 30%. तो 30% ऑफ 2,000 इंटू 12 24,000 का 30% 7,200 प्लस बोनस. कितना है बोनस? 1,500 इंटू 12 18,000. बोलिए टोटल सैलरी. ये तीनों का टोटल आपको बोलना है. 15% ऑफ 97,200. बोलिए 14,580 इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट. दिखाई दे रहा है. डी इज ए राइट आंसर. कितना पता चला आपको इसमें? ये तो अभी थोड़े दिन पहले ही ये मैंने यहाँ पे करवाया था रेंट फ्री एकोमोडेशन का पॉइंट. मिस्टर वाई हैज 3 चिल्ड्रन. देखिए 3 चिल्ड्रन है मिस्टर वाई को. He is getting hostel allowance 400 per month per child. What will be the taxable amount? याद रखिए exempted नहीं है taxable. आप में से exempted भी एक आंसर दिया होगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5. रिसीव कितना है वो देखिए. 400 इंटू 12 इंटू 3. बोलिए 14,400. इसमें से लेस exempted कितना है? 300 इंटू 12 इंटू 2 7,200. तो रिमेनिंग 7,200 इज टैक्सेबल. 7,200 आंसर दिया है आपको. यस, ए इज ए राइट आंसर. नेक्स्ट वन. कौन सा क्वेश्चन नंबर 5? सॉरी 6. 5 तो होगा. Palak is an employee of XYZ Private Limited. She received 50,000 per month as a basic salary. She also provided with DA 15,000 per month forming part of the retirement benefit. She received leave salary 45,000 while in continue of service. सर्विस अभी कंटिन्यू है. कंटिन्यू सर्विस में यदि लीव सैलरी रिसीव होती है तो फुल्ली टैक्सेबल. आपको याद होना चाहिए. Taxable portion of leave salary will be 45,000. B is a right answer. If leave salary received during service period, it is fully taxable for all employee, whether government or private. मैंने करवाया था ये पॉइंट. तो याद है या सब कुछ भूल गए? याद है, अच्छी बात है. चलो. चिराग, who is in Vadodara, gets rupees 150 per annum as a basic salary. He receives 25,000 as a house rent allowance. Rent paid by him 20,000 per month. Find out amount of exempt HR. Exempted आपको ढूंढना है. यहाँ पे देखिए रिसीव कितना है. exempted के लिए 3 कंडीशन है. फर्स्ट वन रिसीव. कौन सा एग्जाम्पल है ये? 7th. HRA रिसीव कितना है? फर्स्ट कंडीशन है HRA रिसीव. मेरे को दिखाई दे रहा है 150 पर एनम है ना. 25,000. अच्छा HRA रिसीव कितना है? 25,000 पर एनम. तो 25,000 फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन बोलिए रेंट पेड कितना है? इनर कॉलम से भी इनर कॉलम लिखते थे. कितना? 20,000 पर एनम. इसमें से लेस करना है आपको 10% ऑफ सैलरी. That is 10% of 150. डीए है या नहीं है? तो 150 का 10% मेरे को दिखाई दे रहा है 15,000. ये हो जाएगा 5,000. थर्ड कंडीशन कौन सा सिटी है? 40% ऑफ 150.
बोलिए 60, विच एवर इज लेस इज एग्जाम। 5000 इज एग्जाम। आपको एग्जाम टैक्स चाहिए या टैक्सेबल चाहिए? एग्जाम। तो 5000 इज योर आंसर। यदि टैक्सेबल पूछते हैं तो आपको क्या करना है? 25 में से 5 लेस करेंगे तो 20,000 इज टैक्सेबल। 20 भी आंसर तो होगा। तो आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा एग्जाम्प्टेड आपको ढूंढना है या टैक्सेबल। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर आपको देखना है अब 8। On 25th of May 19, Rahul received dividend of rupees 10,000 from XY Limited, a foreign company. Dividend will be taxable क्योंकि foreign company से मिला है इसलिए taxable। यदि इंडियन कंपनी से मिला होता तो एग्जाम, फॉरेन कंपनी से है इसलिए टैक्सेबल है। नेक्स्ट वन, मिस्टर विवेक गिव्स गिफ्ट ऑफ रुपीज 59,000 Mr. Vivek receives gift of rupees 59,000 from friend on occasion of his engagement. मैरिज नहीं है, एंगेजमेंट के टाइम पे गिफ्ट मिली है। अमाउंट ऑफ 59,000 विल बी टैक्सेबल। फ्रेंड से मिली है, यदि रिलेटिव से मिली होती तो क्या होता? एग्जाम। फ्रेंड से मिला है गिफ्ट, इट मींस इट इज टैक्सेबल। क्यों टैक्सेबल हुआ? 50 से ज्यादा है इसलिए फुल्ली टैक्सेबल। 59,000 विल बी टैक्सेबल। नेक्स्ट वन, ये वैसे तो सी राइट होना चाहिए क्योंकि ट्रीटेड एज इनकम, ये इनकम है एंड 59,000 विल बी टैक्सेबल। बोथ ए एंड बी कंसर दोनों सी इज राइट आंसर क्योंकि इनकम तो है और टैक्सेबल भी है। इट मीन्स ए एंड बी, सी इज राइट आंसर। याद रखिए सी इज राइट आंसर, बी नहीं है, सी राइट आंसर है क्योंकि इनकम है एंड टैक्सेबल भी है 59,000। नेक्स्ट वन, 9 के बाद देखिए 10। मिस्टर एक्स रिटायर्ड फ्रॉम जिका लिमिटेड ऑन 31st March 19 एज पर सर्विस रूल्स 35 days are available to him as a leave entitlement. He has enjoyed 20 days leave during his period of service. He has given the service of 14 years and 9 months to organization. Find out leave standing at the credit of employee at the time of retirement under section 10 subsection 10AA. यहाँ पे देखिए सर्विस के रूल्स का कोई देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्रेडिट बैलेंस कितना होगा। तो सर्विस का रूल्स के हिसाब से कितनी आपको लीव मिल रही है? 35 डेज। 35 इंटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड 14, बोलिए कितना हो रहा है? 490। कितना? 490। इसमें से लीव टेकन, अरे मैंने देखा 20 डेज, कहाँ पे है? ही एंजॉय 20 डेज। इट मीन्स 470 लीव क्रेडिट एट द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अकाउंट में क्रेडिट लीव कितनी होगी वो आपको पूछ रहे हैं। 35 डेज एवरी ईयर, 14 ईयर्स कंप्लीट किया 490, इसमें से लीव टेकन है 20 डेज। लीव क्रेडिट एट द एम्प्लॉय 470 डेज। नेक्स्ट वन, ये सर्विस का रूल्स ही आपको देखना है, एग्जाम्प्टेड नहीं पूछ रहे हैं कितनी लीव का बैलेंस होगा उसके अकाउंट में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो पूछ रहे हैं। नेक्स्ट वन, मिस्टर कालीचरण is a private employee where the payment of gratuity act is not applicable. 1972 में नहीं आ रहा है। He received 12 lakh as a gratuity. He retired on 16th of April 19 after rendering 25 years and 7 months of service. His basic salary 30,000 per month. Dearness allowance 15,000, 40% part from retirement benefit. What will be taxable amount of gratuity? कौन सा एग्जाम्पल है आपका? ये 10 है 10। ये 9 था, ये 10 था तो मैंने 8 क्यों लिखा है? ये था बीच में कोई रहे, ये 10 था ना। अब आपको देखना है 11। बोलिए ग्रेजुएटी रिसीव्ड कितनी है? 12 लाख। फर्स्ट कंडीशन है एक्चुअल रिसीव
10 लाख 12 लाख। सेकंड मैक्सिमम लिमिट, बोलिए मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 20 लाख। थर्ड कंडीशन 1/2 इनटू सैलरी बेसिक प्लस फॉर्मिंग पार्ट डीए कितना है? बेसिक मेरे को दिखाई दे रहा है 30,000, 15,000 का 40%, इसमें 36,000 हो गया। 36 इंटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड, आपको कंप्लीट देखना है 25। बोलिए सिंपल फॉर्म कितना? 450 एग्जाम। आपको एग्जाम डेट चाहिए या टैक्सेबल चाहिए? तो रिमेनिंग टैक्सेबल बोलिए 750। 750 इज टैक्सेबल, आंसर तो है नहीं। अगेन कोई जगह पे गलत नहीं किया ना आपने? इस बेसिक सैलरी 30,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 15,000 पर मंथ, 40% from part of the retirement benefit, it means 6 बराबर है 36 1/2, ये बराबर है सिंपल फॉर्म 36 इंटू 1/2 इंटू 25 450 बराबर है, तो ये तो बराबर है। व्हाट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट? इसमें टैक्सेबल तो दिया नहीं। ये बराबर है आंसर 750। यस 450 है ना, वहां पे 750 होना चाहिए शायद। हाँ 4 की जगह पे 7 कीजिए। टैक्सेबल पूछते हैं तो ये टैक्सेबल लिखना है, यदि एक्सेंटेड पूछते हैं तो ये 450 आपका आंसर होगा। ओके, डी आंसर में करेक्ट कीजिए, 750 कीजिए और आंसर आपका डी इज राइट आंसर। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 अभी आपको देखना है। Employee is neither a government employee nor covered under the payment of gratuity act. What will be the salary for the purpose of calculating half month and also the duration of service? He has completed 10 years 6 months and 2 days of service. Covered है या not covered है? And not covered by payment of gratuity act. It means average salary of 10 months immediately preceding 9. कवर होगा तो आपको नहीं, नॉट कवर में एवरेज सैलरी ढूंढनी पड़ेगी। तो फर्स्ट वन 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट एंड 17 ईयर्स तो 16 होना चाहिए। एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट एंड 16 ईयर्स, डी इज ए राइट। लास्ट कौन सा है? एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट एंड 16 ईयर्स। Yes, average salary of 10 months immediately preceding the month of retirement. Month of retirement आपको देखना पड़ेगा। Yes, D is a right answer. D is a right. Immediately preceding the month of retirement देखना, immediately preceding the date of retirement नहीं। It means month of retirement and 16 years, number of years service complete आपको देखना पड़ेगा। It means D is a right answer. Shreya and Shivangi had jointly written a script for movies. As per the agreement, the remuneration will be shared equally. On 26th of June 2019, Shreya received entire remuneration of rupees 10,000 and Shreya pays 50,000 to Shivangi. Then 10,000 received and 50,000 paid to Shivangi. ऐसा है? 10 नहीं 1 लाख होना चाहिए वहां पे। 1 लाख में से 50,000 पेड किया है। 1 लाख कीजिए, 1 जीरो कम है। 1 लाख एंड देन श्रेया पेज 50,000 टू शिवांगी, देन 50,000 will be treated as a application of income. Entire 1 lakh is treated as income of Shreya. 50,000 will be treated as a division of the income both A and B. तो फर्स्ट वन 50,000 will be treated as an application of income, ये तो अप्लाइड कर दिया है। एंटायर 1 लाख will be treated as income of Shreya. 50,000 will be treated as a diversion of income both B and C. इसमें से 50,000 श्रेया की इनकम है, 50,000 शिवांगी की इनकम है। इट मीन्स देखिए
एंटायर 1 लाख नहीं. First is the right answer. First, 50,000 will be treated as application of income. Next one, 50,000 श्रेया की इनकम है. 50,000 किसकी है? दूसरी कौन है? शिवांगी की इनकम है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. व्हाट विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस डिडक्टेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय? 5,000. याद है ना आपको? मैक्सिमम लिमिट है 5,000. नेक्स्ट वन, इफ फर्म इज सेड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया. इफ पार्टनरशिप हमको कब रेसिडेंस बोला जाता है? इंडिया. फर्स्ट वन, पार्टनर्स है भी नहीं, ये जरूरत नहीं है पार्टनर्स का. नेक्स्ट वन, पार्टनर्स ऑफ फर्म आर इन इंडिया, ये भी जरूरत नहीं. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ओनली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया. सी इज ए राइट आंसर. पार्टनरशिप में यदि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली फ्रॉम इंडिया है तो रेसिडेंट इन इंडिया. ओनली इंडिया से है फिर भी रेसिडेंट. ओनली यदि आउटसाइड इंडिया से है तो नॉन रेसिडेंट. इट मीन्स पार्टली और होनली सिचुएटेड इन इंडिया. The partnership firm is said to be resident in India. Next one, 16 क्या है? Mr. Raman retired on 15th of April 19 from private company. He was entitled to a pension of rupees 4,000 per month. At the time of retirement, he got 75% of his commuted and received 120 as a commuted pension. Compute taxable pension of commuted pension if he is entitled to gratuity. ग्रेजुइटी भी रिसीव्ड है. यदि ग्रेजुइटी रिसीव्ड है तो टैक्सेबल कितना होगा, एग्जाम्प्टेड कितना होगा, वो यहाँ पे देखिए सिर्फ कम्यूटेड पेंशन का ही आपको करना है. बोलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पेज नंबर कौन सा? पेज नंबर 57 है. पेज नंबर है 57. क्वेश्चन नंबर 16. कम्यूटेड पेंशन रिसीव कितना है? बोलिए 120. इसमें से लेस एग्जाम्प्टेड. ग्रेजुइटी रिसीव्ड है. रिसीव्ड है तो आपको याद होना चाहिए 1/3 ऑफ टोटल पेंशन. सबसे पहले आपको टोटल पेंशन का वर्किंग करना पड़ेगा. 75% 120, 100% कितना होगा? बोलिए 150. 160 होता है. ओके, तो 1/3 ऑफ 160 53,333 रिमेनिंग टैक्सेबल. एग्जाम्प्टेड पूछ रहे हैं ये लोग, कौन सा पूछ रहे हैं? बोलिए टैक्सेबल का रिमेनिंग डिफरेंस इज टैक्सेबल. बोलिए टैक्सेबल कितना? 66,667 इज टैक्सेबल. आ रहा है आंसर? बी इज अ राइट आंसर. एग्जाम्प्टेड भी है, टैक्सेबल भी है, दोनों आंसर दिया है. आपको देखना है क्या पूछ रहे हैं. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 17. Mr. X is getting transport allowance of rupees 800 per month from his employer. What will be the amount of taxable amount of transport allowance? Fully taxable 1800 into 12 कितना? C is a right answer. मगर ये फिजिकली हैंडीकैप होता तो फुल्ली एग्जाम हो जाता. मालूम है ना 3200 पर मंथ इज एग्जाम. नेक्स्ट वन 17 के बाद 18 देखिए. मिस्टर एक्स हैज 2 sons. He is in receipt of children education allowance of rupees 160 per month for his elder son and 180 per month for his younger son. Both his son are going to school. Compute his taxable children education allowance. यहाँ पे देखिए कौन सा एग्जाम्पल नंबर है आपका? 18. जस्ट मिनट, यहाँ पे आपको देखना है 18 नंबर. पहले रिसीव कितना रिसीव हो रहा है? 1. दोनों का सेपरेट है. बोलिए 160 into 12. बोलिए 1920 प्लस सेकंड का कितना है? 180 है. 180 into 12. बोलिए
2160 टोटल रिसीव है 3080। इसमें सॉरी 40 क्यों 3080 नहीं हो रहा है सर 1920। अच्छा 1920 बोल ओके तो 4080। इसमें से लेस एग्जाम्प्ट है 100 into 12 into 2 2400। 1680 इज टैक्सेबल। आपको एग्जाम्प्टेड पूछ रहे हैं या टैक्सेबल? तो 1680 इज योर आंसर। डी इज द राइट आंसर। Ramesh Kambaria retired as a revenue secretary of Ministry of Finance, government employee है। On 31st October 19 he received pension। याद रखे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, अनकम्युटेड पेंशन इज टैक्सेबल। 66,600 per month up to 31st December 19। Starting from January 20 he get 30% of his pension commuted 9 lakh। Determine total taxable pension। तो आपको अनकम्युटेड पेंशन कितना है वो देखना पड़ेगा क्योंकि अनकम्युटेड पेंशन टैक्सेबल होगा। बोलिए क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 57 ही है। यहाँ पे देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन। रिटायरमेंट की डेट कौन सी है? रिटायरमेंट की डेट 31 अक्टूबर यानी कि 1 नवंबर से आपका स्टार्ट होगा। अनकम्युटेड पेंशन 19 2। कम्युटेड पेंशन कब लिया है? 31 दिसंबर को। इट मीन्स 31 दिसंबर 19 तक यानी कि 66,600 into 2। बोलिए, अरे बोलिए मल्टीप्लाई 132 33,200। अब यहाँ पे देखिए 1 जनवरी 20 to 31 मार्च 20 कितना एक साथ लिया है वो? 30% कम्युटेड है तो 70% ऑफ 66,600 into 3। आपको करना है 66,600 into 3 और उसका करना है 70%। 139,860। ये दोनों का टोटल 27,306। ये हो गया आपका टैक्सेबल पेंशन 27,306। सी इज ए राइट आंसर। पता चला सबको? ये पेंशन का एग्जाम्पल हमने किया था आगे। मगर आप में से कौन लोग एब्सेंट थे उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर अब आपको देखना है 20। फ्रॉम फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन ऑफ लीव सैलरी which of the following is considered as a government employee? Central and state government। फर्स्ट इज ए राइट आंसर। ओके, लीव सैलरी के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेफिनेशन नैरो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21। मिस्टर वेदांत joins वेदांत join a company on 1st of July 19 on monthly salary 50,000। He was not in employment prior to July 19। As per terms of employment, salary become due on the first day of next month। ये important है, याद रखिए। first day of the next month is due date। first day of the next month on 10th of day of next salary is due on the first day of next month and is paid on the 10th day of next month। Determine amount of salary chargeable to tax for the assessment year 2021। ज्वाइंट कब की है? जॉब कब ज्वाइंट की है? 1st of July 19 to 31st March 20। कितने मंथ हो रहे हैं? 9 मंथ। मगर ड्यू डेट फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है तो जब ड्यू होगी तब टैक्सेबल होगी। इट मींस 9 मंथ की नहीं, 8 मंथ की टैक्सेबल होगी। पर मंथ सैलरी कितनी है? बोलिए 50,000। कितना हो रहा है? 4 लाख। 4 लाख इज योर आंसर। 450 भी एक आंसर होगा। याद रखिए ड्यू डेट यदि फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है
तो ड्यू डेट इट मींस मार्च की सैलरी ड्यू कब होगी? अप्रैल में, तो अप्रैल में टैक्सेबल होगी, मार्च में टैक्सेबल नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट वन, ड्यू और रिसीड व्हिच एवर इज अर्लियर। रिसीड तो 10th डेट को है, ड्यू भी फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ है। इट मींस जुलाई में ज्वाइन किया है, मगर जुलाई की सैलरी कब ड्यू होगी? अगस्त में। अगस्त का कंसीडर करना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बाद में मार्च की सैलरी अप्रैल में ड्यू होगी। इट मींस मार्च यहाँ पे आपका साल कंप्लीट हो गया है। इट मींस 8 मंथ की सैलरी ही टैक्सेबल होगी। ड्यू डेट देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, कौन सा क्वेश्चन? ग्रेजुएटी शैल बी फुल्ली एग्जाम इन केस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय ऑफ लोकल अथॉरिटी। ए इज राइट आंसर। ग्रेजुएटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी, सिर्फ स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशन को एक्सक्लूड करते हैं इसमें से। ये इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट वन, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 मिस्टर अनिकेत इज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। फ्रॉम द information given below, find out income chargeable to tax for the assessment year 2021. NR है। First one, income 181 from agriculture in Bangladesh received there but later on remitted 50,000 remitted to India. इंडिया में रेमिटेड किया है, रिसीव्ड नहीं है। इट मींस इनकम accrued and received outside India नॉन टैक्सेबल। फर्स्ट 181 नॉन टैक्सेबल होगा, रेमिट करो या ना करो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सेकंड देखिए, income 150 royalty received by him outside India from government of India। इंडियन गवर्नमेंट यदि पे कर रही है इंडिया के बाहर, इट इज accrued in India, तो 150 will be taxable। थर्ड देखिए, इनकम ऑफ 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैनेडा गवर्नमेंट डेवलपमेंट बॉन्ड, ओनली 2/5 इज रिसीव्ड इन इंडिया। तो 60 में से 2/5 कितना हो रहा है? 24। तो 150 प्लस 24, बोलिए 174 इज टैक्सेबल, यानी कि ए इज ए राइट आंसर। कहां से मैं लाया हूं पता चलना चाहिए आपको। नेक्स्ट वन, पी एन इंडिविजुअल इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। याद रखिए, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी है। फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 1920, affairs of ex-HUF, a Hindu undivided family whose karta is P since 1960, are wholly controlled from India, determine residential status of ex-HUF। याद रखिए, HUF में आपको कंट्रोल मैनेजमेंट यदि wholly इंडिया से है या पार्टली इंडिया से है तो रेसिडेंट इन इंडिया। बाद में कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस आपको देखना पड़ेगा। इफ कर्ता इज present 730 days in 7 years and he is resident 2 years out of 10 years in India, तो HUF is said to be resident and ordinary resident in India। तो कौन सा आंसर आपका है? B is a right answer, क्योंकि कर्ता since 1960 से इंडिया में है। लिखा है कर्ता मिस्टर पी सिंस 1960, वो 1960 से इंडिया में है। लिखा है इंडिया में पी, यस रेसिडेंट। अच्छा, पी का रेसिडेंशियल स्टेटस देखिए कौन सा फर्स्ट रो में लिखा है। पी एन इंडिविजुअल इज रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। इट मींस एचयूएफ का भी रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। तो कौन सा आंसर है? रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। कहां पे है? तो नन ऑफ एबो लिखा है ना। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट आंसर है, तो नन ऑफ एबो। इट मींस बी इज ए राइट आंसर, सॉरी डी इज ए राइट आंसर। कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी है और कंट्रोल मैनेजमेंट यदि इंडिया में से है तो रेसिडेंट। बाद में कर्ता नॉट ऑर्डिनरी है तो फर्म भी नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगी। नेक्स्ट वन आपको देखना है क्वेश्चन नंबर कौन सा? 25। वाई लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, यानी कि फॉरेन कंपनी है, is wholly controlled from India during previous year 1920. However,
its gross turnover for the relevant previous year in rupees 49 crores. What will be the residential status of Y Limited? आपको याद होगा, यस 50 करोड़ से कम है तो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, तो नॉन रेसिडेंट कहाँ पे है? नॉन रेसिडेंट, सी इज ए राइट आंसर। 50 से ज्यादा होता तो क्या होता? रेसिडेंट। तो आपको कंट्रोल मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। कंट्रोल मैनेजमेंट यदि इंडिया से है ओनली तो रेसिडेंट इन इंडिया हो जाता। नेक्स्ट वन, which of the following statement are correct? City compensatory allowance is taxable, yes right है। टिफिन अलाउंस इज exempt to the extent, नहीं ये wrong है। फिक्स मेडिकल अलाउंस इज taxable, ये भी राइट है। फर्स्ट एंड थर्ड इज राइट, फर्स्ट एंड थर्ड बी इज ए राइट आंसर। As a person, as per income tax, as is required to deduct tax at source and deducted the tax but failed to pay tax on due date, person will be SSC, default SSC हो जाता है, deemed to be an default SSC। TDS कट करना पड़ेगा, बाद में गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट भी करना पड़ेगा। यदि डिपॉजिट नहीं किया तो डिफॉल्टर के हिसाब से वो SSC हो जाता है। Deemed to be SSC as default. Next one. कौन सा? 28? CC 28 ना आपका? Find out which of the following statement are correct. First one, foreign company whose gross turnover received in a previous year is more than rupees 50 crore will be resident in India if its key management and commercial decisions that are necessary for the conduct of business of company are taken in India during previous year. Statement A, 50 करोड़ से ज्यादा है और डिसीजन इंडिया में से ले रहे हैं तो रेसिडेंट इन इंडिया है, फर्स्ट वन। सेकंड स्टेटमेंट बी देखिए, इंडियन कंपनी विल बी नॉन रेसिडेंट, रॉन्ग है। इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। Only statement A is correct, only B is correct, both statement are correct, both are incorrect. तो A is a right answer, first statement correct है। 50 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है, कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया से है तो रेसिडेंट इन इंडिया, इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, हेड ऑफिस ऑफ XYZ HUF is situated in Dubai. Family is managed by Y since 1980. Who is resident in India in 4 years out of 10 immediately preceding the previous year in 1920? Who is present in India for 730 days during last 7 years? Determine residential status of family. Family का पहले आपको क्या देखना है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन इंडिया रेसिडेंट, पार्टली इन इंडिया रेसिडेंट, होली यदि आउटसाइड इंडिया से है तो नॉन रेसिडेंट। क्या है? फैमिली इज मैनेज बाय साइंस 19 रेसिडेंट सिचुएटेड इन HUF इज सिचुएटेड इन दुबई, दुबई में है। फैमिली बिजनेस पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, लास्ट में देखिए पार्टली कंट्रोल इंडिया से है यानी कि रेसिडेंट, कर्ता दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है यानी कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। ए इज ए राइट आंसर। मिस्टर ऋत्विक won ₹10 lakh from Indian Idol TV show. He received 7 lakh after deduction of TDS 3 lakh. What will be the income in the hands of person? 10 lakh. 10 lakh is taxable, याद रखिए taxable income 10 lakh। TDS ऑलरेडी कट हो चुका है, रिसीव हुआ है 7 लाख, फिर भी ग्रॉस रिसीव टैक्सेबल होता है तो टैक्सेबल इनकम वुड बी 10 लाख। ओके, यहाँ पे आपका ये फर्स्ट पेपर हो चुका है खत्म। बाद में हम देखेंगे सेकंड पेपर।